सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। इस महामारी के समय सरकार ने जो लॉकडाउन घोषित किया है, इसके अंदर आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसे देखते हुए आदर्श परिवार आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेकर के आया है। इस रिकॉर्डेड वीडियो को आपने क्लास की तरह देखना है। एक समय सीमा टाइम टेबल बना करके रफ कॉपी का प्रयोग करते हुए और वीडियो पे आपका ध्यान बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप एकांत में परिवार के बीच न बैठ करके, अलग से बैठ करके वीडियो को देखें। जो फिजिक्स है उसके अंदर थ्योरी का पोर्शन 56 नंबर में है और सत्रांक इसके 14 होते हैं, 14 अंक के होते हैं और प्रैक्टिकल 30 अंक के होते हैं। फिजिक्स के टोटल सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट में किसी में 2 चैप्टर हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 भी हैं और टोटल 10 यूनिट है। और हम लोग आज पहली यूनिट पर चर्चा करेंगे। पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की और इसमें 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है गाउस के एप्लीकेशंस अनुप्रयोग और तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव और चौथा है धारिता। तो सर्वप्रथम यूनिट का नाम जो है वो है स्थिर विद्युत की। तो इसका क्या मतलब होता है? स्थिर विद्युत की ये भौतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश गतिमान नहीं होते, आवेश एक स्थान पर बने रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, वह स्थिर विद्युत की। तो पहले चैप्टर में हम लोग स्थिर विद्युत की के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत की कुछ घटनाओं से आप ऑलरेडी परिचित हैं, जैसे कि सूखे बालों में जब हम कंघी करते हैं तो कंघी बालों को पकड़ती है, बालों से चिपकती है। तो यह कंघी का बालों से घर्षण के कारण आवेशित होने से आवेशों के मध्य आकर्षण बल के कारण होता है। घर्षण के कारण कंघी पर आवेश आ जाता है और बालों पर भी आवेश आ जाता है और ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऐसी और भी घटनाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के अंदर रगड़ने के बाद कांच की छड़ में कागज के टुकड़े या तिनके छोटे को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन्हें वह आकर्षित करता है, चिपकने लगते हैं। और एक घटना जैसे कि हवा भरा हुआ गुब्बारा होता है, हवा भरा हुआ गुब्बारा है जो, उसे आप वस्त्र से रगड़िए, कपड़ों से रगड़िए, उसके बाद में आप उसे दीवार के साथ चिपका देते हैं तो वो घंटों बड़ा रहता है। यह भी गुब्बारे के आवेशित होने के कारण ही होता है। प्रश्न उठता है कि आवेश क्या है? आवेश है क्या? तो विद्युत आवेश क्या है? तो इसके संबंध में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थेल्स। थेल्स ने काफी समय पहले 600 ईसा पूर्व, थेल्स वैज्ञानिक ने 600 ईसा पूर्व एक पदार्थ है जिसका नाम है अंबर। जो अंबर पदार्थ होता है ये एक प्रकार का जीवाश्म है और इससे प्राचीन समय में आभूषण बनाए जाते थे। अंबर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो ये देखता है कि इसमें भूसे के तिनके या कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है।
अब अंबर नाम का जो पदार्थ है इसे ग्रीक भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन से जन्म होता है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की। तो यहां से विद्युत की आती है, लेकिन प्रश्न अपना है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है। विद्युत की का जन्म तो हमें पता चलता है इस प्रकार से हुआ है। आवेश क्या है कि अंबर नाम के पदार्थ में ये गुण आया जो है, कौन सा गुण, ये आकर्षित करने का जो गुण आया है, एक विशेष गुण आया है। इस विशेष गुण को हम कहते हैं आवेश, और इस विशेष गुण को रखने वाली वस्तु को हम कहते हैं आवेशित वस्तु। ये तो हो गया विद्युत आवेश के बारे में। अब प्रश्न आता है कि आवेश के टाइप कितने हैं, आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्यतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, और दूसरा टाइप है ऋणात्मक आवेश। आवेशों का ये नामकरण जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। धनात्मक और ऋणात्मक नामांकन जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। और इस तीसरे टाइप का कोई आवेश होता नहीं है, दो ही टाइप के आवेश होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु धनावेशित है और कौन सी वस्तु ऋणावेशित है, इस संबंध में कुछ एक प्रयोग करते हैं। फर्स्ट में हम लोग एक कांच की छड़ लेते हैं और इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और इस प्रकार से इसे लटका देते हैं। एक अन्य कांच की छड़ ली है, उसे भी इसी प्रकार से हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा है और लटका दिया है। जब इन दोनों छड़ों को पास में लेके आते हैं, इन दोनों छड़ों को पास में लेके आते हैं, तो देखा जाता है कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है, एक दूसरे को या दूर की ओर धकेलती है। रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद अगर इसे लटकाया जाता है तो इस प्रकार की क्रिया होती है। एक प्रयोग और करते हैं, इसके अंदर एबोनाइट की छड़ों को लटकाया जाता है, एबोनाइट, और इसे रगड़ा जाता है बिल्ली की खाल से। और इसी प्रकार की एक एबोनाइट की छड़ और लेते हैं और उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल से इसे रगड़ा जाता है। और इसी प्रकार हम इन्हें भी जब पास लेके आते हैं तो देखा जाता है कि इनमें भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात ये भी एक दूसरे को दूर की ओर धकेलती है। इन दोनों प्रयोगों से ये स्पष्ट हो रहा है कि समान गुणों में आकर्षण है, समान गुणों में प्रतिकर्षण है। कैसे? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर जिस प्रकार की भी गुण आए होंगे वे सेम गुण इस छड़ में भी आए होंगे, अर्थात इन दोनों छड़ों पर समान गुण होंगे। और समान गुणों में कैसा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। प्रयोग फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट से जो कांच की छड़ है, प्रयोग थर्ड में फर्स्ट प्रयोग से जो कांच की छड़ है उसे लेकर के आएंगे। इसे ऑलरेडी रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है, और एक छड़ लेके आएंगे प्रयोग सेकंड से जिसे ऑलरेडी बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों छड़ों को जब पास में लेके आते हैं, ये छड़ जो है ये कांच की है और ये है एबोनाइट। जब इन दोनों को पास लेके आते हैं तो देखा जाता है कि इनमें आकर्षण बल है। अभी अभी हमने ये समझा था कि इस कांच की छड़ में जो गुण हैं वही गुण इस कांच की छड़ में भी आएंगे, क्योंकि दोनों के साथ समान क्रिया की गई है।
और समान गुणों में कैसा बल है? प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ आकर्षण बल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों छड़ों पर एक जैसे गुण नहीं है, इन दोनों छड़ों पर एक दूसरे के विपरीत गुण है, अलग अलग गुण हुए और अलग अलग गुणों में कैसा बल है? आकर्षण बल है। वो गुण कौन से हैं? यहां हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, धनावेश और ऋणावेश, ये दो गुण हैं। स्वेच्छा से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर जो आवेश है उसे धनावेश नाम दे दिया और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश होगा उसे ऋणावेश नाम दे दिया। तो इसको एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। स्थिर विद्युत्की क्या है? भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत्की कहलाती है। और स्थिर आवेश कैसे होते हैं? जैसे अपने सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी बालों को पकड़ती है, वो किस कारण? क्योंकि कंघी पर स्थिर अवस्था में आवेश आ जाता है घर्षण के कारण। जो बालों में उसका घर्षण होता है तो वह आवेशित हो जाती है और वो आवेश बालों के साथ आकर्षण बल दर्शाता है। कांच की छड़ ली हमने, कांच की छड़ को किसके साथ रगड़ा? हमने रेशम के कपड़े के साथ, मतलब हमने घर्षण करवाया है, रगड़ा है तो घर्षण करवाया है। और घर्षण करवाने के कारण कांच की छड़ क्या हो गई है? आवेशित हो गई है, आवेशित हो गई, इसने आवेश धारण कर लिया है और इस कारण ये कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का काम करती है, आकर्षित करती है। इसका दूसरा उदाहरण लिया हमने, ये दूसरा उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में हवा से भरे हुए गुब्बारे को हमने वस्त्र के साथ, कपड़ों के साथ रगड़ा, उसके बाद हम दीवार के साथ चिपका के छोड़ देते हैं तो वो घंटों चिपका रहता है। तो ये किस कारण हुआ? हमने वस्त्र के साथ इसका भी क्या करवाया है? घर्षण करवाया है और जिस कारण ये भी क्या हो गया है? आवेशित हो गया है, इसने भी आवेश धारण कर लिया है। तो इस कारण ये आकर्षित हो रहा है दीवार की ओर। अब बात आती है कि विद्युत आवेश है क्या? विद्युत आवेश की कोई नॉर्मल डेफिनेशन तो बन नहीं सकती है, सिंपल सी। हाँ, एक प्रयोग के रूप में हम लोग विद्युत आवेश को समझने की कोशिश करते हैं। थेल्स ने बहुत समय पहले ये देखा कि अंबर नाम के पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो अंबर नाम के पदार्थ में गुण आ जाते हैं। कैसे गुण आ जाते हैं? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और भूसे के तिनकों को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। तो अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से बनता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं हिंदी में विद्युत्की। तो इस प्रकार से विद्युत्की शाखा का जन्म हुआ। और बात आती है आवेश के प्रकार की। तो आवेश के मुख्य दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तीसरा कोई आवेश होता ही नहीं है। और इनका जो नामांकन है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। अब ये दो प्रकार के जो आवेश हैं और इनमें कैसे गुण हैं, समान आवेशों में कैसे गुण हैं, विपरीत आवेशों में कैसे गुण हैं, उनको समझने के लिए हमने प्रयोग किया। प्रयोग फर्स्ट में हमने देखा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। दोनों को पास लटकाया गया और इन्हें पास लाने पर हम देखते हैं कि इनमें प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इसका मतलब दोनों छड़ों पर समान गुण थे और समान गुणों में कैसा बल है? प्रतिकर्षण है। समान गुणों में प्रतिकर्षण बल है। प्रयोग सेकंड ने इसी बात को वेरीफाई कर दिया। कैसे? एबोनाइट की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसमें जिस भी प्रकार के गुण आए वैसे ही गुण इस छड़ में भी आए हैं, क्योंकि इसको भी हमने बिल्ली की खाल से ही रगड़ा है। तो इनको भी पास लटकाया तो इनको पास लेके आते हैं तो इनमें भी हम देखते हैं कि प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, एक दूसरे को दूर की ओर धकेलती है। तो फिर इससे इस बात का वेरिफिकेशन होता है कि समान गुणों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। यहां से हमने कांच की छड़ को उठाया, यहां से हमने एबोनाइट की छड़ को हटाया और हम देखते हैं इन दोनों को पास लाने पर आकर्षण बल पाया जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों छड़ों पर जो गुण है वो समान प्रकृति के नहीं है, विपरीत प्रकृति के है। तो इन प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है
कि समान गुणों में समान गुण हैं तो कैसा बल पाया जाएगा? प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा। और विपरीत गुण हैं तो आकर्षण बल पाया जाएगा। आकर्षण बल पाया जाएगा। और कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसे समझने के लिए आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा समझने से पहले हम लोग पहले परमाणु को थोड़ा समझते हैं। परमाणु के बारे में आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं कि इसमें एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु उदासीन तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, तब परमाणु उदासीन होगा। उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, ना ये धनावेशित है ना ये ऋणावेशित है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कौन? परमाणु, तो हम इसे कहते हैं ऋणावेशित। मतलब इस पर ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित पार्टिकल है, ऋणावेशित कहेंगे हम इसे, ऋणावेश की वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है परमाणु, तो हम कहेंगे कि परमाणु हो गया है धनावेशित। परमाणु हो गया है धनावेशित। तो एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे कि हमने अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, इन दोनों के बीच हमने घर्षण करवाया, रगड़ा था, तो होता क्या है, घर्षण के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में एंटर कर जाते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब इस पे आ रहा है धनावेश, और इधर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो इस पर आ रहा है ऋणावेश। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वह तो होगी धनावेशित, और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वह होगी ऋणावेशित। वस्तुओं को आवेशित करने की इसके अलावा भी विधियां हैं। आवेशन की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि अभी अभी हमने पढ़ी है, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। इन तीनों का अध्ययन करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन जो है, घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है? इसमें किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद वस्तुओं पर आवेश आ जाता है, जिसे हम घर्षण आवेश कहते हैं। जिसे हम घर्षण आवेश कहते हैं। जैसा कि अभी इस उदाहरण में हमने देखा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ हमने रगड़ा है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा है और रगड़ने के बाद इस पर धनावेश आ गया है और ये घर्षण आवेश कहलाएगा। तो दूसरी विधि जो है वो है चालन विधि। चालन विधि ये कैसे काम करती है? इसके लिए जरूरी है कि अपने पास आवेश का चालन हो। तो चालन तभी होगा जब हमारे पास वस्तु चालक होगी। घर्षण कुचालकों में हो जाएगा, लेकिन
घर्षण द्वारा आवेशन कुचालकों में हो जाएगा, लेकिन चालन विधि के द्वारा आवेशन चालकों में ही होगा। समझते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु है जो कि चालक है, और इस वस्तु को हम एक अन्य वस्तु जो खुद चालक है लेकिन आवेशित भी है, यह वस्तु चालक है लेकिन अनावेशित है, आवेश नहीं है, और ये है आवेशित। इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं। अनावेशित और आवेशित वस्तुओं को हम लाते हैं संपर्क में। संपर्क में लाने के बाद ये जो आवेश है यह चालक वस्तु होने के कारण इस दूसरी वस्तु पर भी स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि इन आवेशों के मध्य पाया जाता है प्रतिकर्षण, और इस प्रतिकर्षण के चलते यह आवेश दूर दूर रहना चाहते हैं और फलस्वरूप दूसरी वस्तु पर भी वितरित हो जाएंगे। अब इन दोनों वस्तुओं को जब हम अलग अलग करेंगे तो दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाएगी। इस पे धनावेश है तो इस वस्तु पर भी धनावेश आ जाएगा। ये प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन हो गई। हमने अनावेशित वस्तु को फाइनली आवेशित कर दिया है, और जो प्रोसेस यूज किया गया है वो चालन है, क्योंकि आवेश चल करके दूसरी वस्तु पर आया है, फलस्वरूप चालन विधि। तीसरे टाइप की विधि है प्रेरण द्वारा विधि। प्रेरण विधि में वस्तुएं परस्पर संपर्क में आए बिना अनावेशित वस्तु को विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित कर दिया जाता है। जो चालक वस्तु है वो अचालक वस्तु के संपर्क में नहीं आती, और बिना संपर्क में आए उसे विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित कर देती है। कैसे करती है समझते हैं। ये वस्तु है अपने पास, चालक वस्तु है, ये है चालक वस्तु, और ये है अनावेशित। और इस वस्तु के हम संपर्क में लेके आते हैं इसके पास लेके आते हैं, संपर्क में नहीं लेके आते। एक आवेशित वस्तु को संपर्क में लेके आते हैं, पास लेके आते हैं, संपर्क में नहीं लेके आते। ये आवेशित है, आवेशित, और ये है अनावेशित। इसके पास लेके आते हैं अनावेशित वस्तु के, तो इस धनावेश की ओर जो इसका ऋणावेश है वो आकर्षित होगा। इस चालक वस्तु का ऋणावेश आकर्षित होगा, क्योंकि विपरीत गुणों में आकर्षण होता है। और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेश, तो इधर धनावेश आ जाएगा। तीसरे स्टेप में हम लोग इस भाग को भू संपर्कित कर देंगे। तो भू संपर्कन के बाद जो यहां धनावेश था वो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। चौथे स्टेप में हमने भू संपर्कन को हटा दिया। और पांचवें स्टेप में हम आवेशित वस्तु को साइड में कर दें तो ये ऋणावेश इस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और आप देखेंगे कि हमने पूरे प्रोसेस में अनावेशित वस्तु के संपर्क में इससे टच नहीं करवाया आवेशित वस्तु को, और ये फाइनली आवेशित भी हो गया।
और लेकिन इस पर आवेश विपरीत प्रकृति का आया, और ये जो प्रोसेस है ये प्रेरण द्वारा आवेशन का प्रोसेस है। पुनः देख लेते हैं। तो आधुनिक अवधारणा जो है आवेश की, उसमें आपने देखा एक परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो हम कहेंगे परमाणु हो गया है ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है, तो परमाणु हो गया धनावेशित। तो इसको उदाहरण से हमने देखा था कि कांच की जो छड़ है उसको रेशम के कपड़े के साथ यदि हमने घर्षण करवाया है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके रेशम के कपड़े में आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इधर तो वृद्धि हो रही है, फलस्वरूप ये है ऋणावेशित हो गया, और इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, फलस्वरूप ये धनावेशित हो गया। तो दोनों पर आवेश आ गया। आवेशन की जो विधियां है वो 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। ये जो हमने पढ़ा ये घर्षण द्वारा आवेशन है, जबकि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद वस्तु पर आवेश आ जाता है, वह आवेश घर्षण आवेश कहलाता है। और चालन में आपने देखा, चालन विधि के अंदर जरूरी है कि आपके पास चालक हो। चालक कौन से होते हैं? जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, स्थानांतरित हो सके, आवेश गति कर सके, वे चालक पदार्थ होते हैं। तो हमने एक अनावेशित वस्तु ली, वो भी चालक है, और एक आवेशित वस्तु ली, वो भी चालक है। दोनों चालक पदार्थ हैं। इनको आपस में जब हमने संपर्क करवाया तो आवेश में प्रतिकर्षण पाया जाता है। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर रहना चाहते हैं, फलस्वरूप ये इस स्थान की ओर भी चले गए, और इस गोले पर भी ये धनावेश आ गया। जब इनको अलग अलग किया तो ये दोनों आवेशित थे। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ये है कि दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आता है, समान प्रकृति का आवेश आता है, प्रकृति अलग अलग नहीं होगी। जैसा कि प्रेरण में हमने देखा कि प्रकृति अलग अलग हो जाती है। तो प्रेरण क्या है? प्रेरण में अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में आए उसे विपरीत प्रकृति, उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, ये प्रोसेस प्रेरण है। तो इसमें हमने एक अनावेशित चालक वस्तु ली है और इसके पास ला करके रखी है हमने आवेशित वस्तु को। तो हमने देखा इस धनावेश के कारण इसका ऋणावेश इसकी ओर आकर्षित हुआ, और इस तरफ ऋणावेश में कमी आई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जिस कारण यहाँ धनावेश आ गया। जैसा कि हमने ऊपर भी समझा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही धनावेश आता है। तो इसे हमने भू संपर्कित किया तो ये धनावेश न्यूट्रलाइज हो गया, पृथ्वी के द्वारा इलेक्ट्रॉन आए और इसे न्यूट्रल कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमने भू संपर्कन हटा दिया, लेकिन ये छड़ पास में पड़ी है, इस कारण इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित है। और फिर हमने क्या किया है, फिर हमने इस छड़ को भी दूर कर दिया, तो ये ऋणावेश समान रूप से वितरित हो गया। तो इसके बाद हम समझते हैं आगे वाला टॉपिक, जिसका नाम है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेश का संसूचन किया जा सकता है। अर्थात हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। टॉपिक है विद्युतदर्शी। इसकी सहायता से आवेश का संसूचन किया जा सकता है। तो इसकी बनावट कैसी है? इसकी बनावट, यह एक कांच का जार है, पारदर्शी जार है ये, और यहां से ये बंद किया हुआ है। इसके अंदर से चालक छड़ है, ये चालक है, गुजरती है, और चालक छड़ के ऊपरी सिरे पर एक चकती लगी रहती है, ये भी चालक है, अर्थात धातु की बनी हुई है। और ये गुंडीनुमा आकृति में स्वर्ण पत्थर लगे रहते हैं, गोल्ड के बने हुए पत्थर लगे रहते हैं। और ये है कारक, ढक्कन, मतलब इसे बंद किया हुआ है बोतल को, यहाँ कारक लगा हुआ है। अब जब हम
इस चकती के संपर्क में किसी आवेशित छड़ को लेके आते हैं। ये है आवेशित छड़, आवेशित वस्तु। तो ये आवेश इस चकती के माध्यम से इस छड़ से होता हुआ इन स्वर्ण प्रपत्रों पर पहुंचता है। तो अब देखेंगे दोनों स्वर्ण प्रपत्रों पर समान प्रकृति का आवेश पहुंचा है और समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है और इस प्रतिकर्षण बल के चलते ये जो स्वर्ण पत्र है, ये जो स्वर्ण पत्र हैं, ये फैलते हैं, ये फैल जाते हैं। ये जितना ज्यादा फैलते हैं हम कहेंगे उतना ही ज्यादा आवेश आया है, अर्थात वस्तु पर आवेश ज्यादा है, और ये कम फैलते हैं अर्थात वस्तु पर आवेश कम है। इस प्रकार से हम वस्तु पर आवेश की मात्रा कम है या ज्यादा है इसका पता लगा सकते हैं। और अनावेशित वस्तु अगर संपर्क करेंगे, यहाँ पर अनावेशित वस्तु हम लेके आएंगे तो ये फैलेंगे नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु पर आवेश नहीं है। इसका दोष यह है, इस उपकरण का खामी यह है कि अगर आप यहाँ पर ऋणावेशित वस्तु भी लेकर के आएंगे तब भी स्वर्ण प्रपत्र फैलेंगे। तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि यह जो आवेशित वस्तु है वो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। लेकिन यदि हमें पहले से ज्ञात है कि ये जो छड़ है ये धनावेशित है, पहले से ही हमें ज्ञात है कि छड़ धनावेशित है और इसे हमने चकती से स्पर्श करवा दिया है और स्पर्श करवाने के बाद में जो स्वर्ण प्रपत्र है वो फैल चुके हैं। इसके बाद अज्ञात छड़ लेके आते हैं, अज्ञात छड़ लेके आते हैं जिस पर हमें पता नहीं है कि कैसा आवेश है, और इसे भी हम चकती से स्पर्श करवाते हैं, चकती से स्पर्श करवाते हैं। तो यदि स्पर्श करवाने के बाद स्वर्ण प्रपत्र फैल जाते हैं, ध्यान दीजिए पहले से धनावेशित छड़ संपर्क करवाई हुई थी, हटा दिया, ये फैले हुए पड़े हैं और आपने की अज्ञात छड़ यहाँ पर स्पर्श करवा दिया। पता नहीं है इस पे कौन सा आवेश है, हमें नहीं पता ऋणावेश है या धनावेश है, हमने स्पर्श करवाया और स्वर्ण प्रपत्र और ज्यादा फैल गए। इसका मतलब ये हुआ इस पर धनावेश की मात्रा बढ़ गई है, और धनावेश की मात्रा तभी बढ़ेगी यदि अज्ञात छड़ कैसा आवेश लेकर के आई है, धनावेश। अर्थात फैलने की कंडीशन में अज्ञात छड़ पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश। इसके विपरीत यदि ये फैलने की बजाय सिकुड़ जाए, कौन, स्वर्ण प्रपत्र, अज्ञात छड़ के स्पर्श के बाद ये सिकुड़ जाए, इसका मतलब धनावेश की मात्रा में कमी हुई है, और धनावेश की मात्रा में कमी तभी हो सकती है जब यह छड़ ऋणावेशित हो। ऋणावेश अगर धनावेश के संपर्क में आएगा तो धनावेश की मात्रा में कमी हो जाएगी, क्योंकि कुछ एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आने का मतलब धनावेश की कमी होना। तो अगर ये सिकुड़ जाते हैं तो ये छड़ ऋणावेशित होगी, ये छड़ ऋणावेशित होगी ना कि धनावेशित होगी। अगर ये फैल जाते हैं तो ये छड़ धनावेशित होगी। तो विद्युतदर्शी अपने को समझ में आई, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। विद्युतदर्शी की सहायता से हम आवेश का संसूचन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसकी बनावट, एक कांच का जार होता है पारदर्शी, जिसके ऊपर एक चकती लगी होती है। चकती एक धातु की छड़ से जुड़ी रहती है, छड़ के नीचे के सिरे पर दो स्वर्ण प्रपत्र लगे रहते हैं। और जैसे ही आप आवेशित छड़ इसके संपर्क में लेके आते हैं, आवेशित छड़ धनावेशित छड़ इसके संपर्क में लेकर के आते हैं, तो धनावेश ये छड़ से होता हुआ स्वर्ण प्रपत्रों पर पहुंचता है और इस कारण यह प्रपत्र फैल जाते हैं। तो आप धनावेशित छड़ लेके आएंगे तो भी स्वर्ण प्रपत्र फैलेंगे। अगर आप ऋणावेशित छड़ ले आए
तो ऋणावेश भी इसी प्रकार से स्वर्ण प्रपत्रों पर जाएगा, समान आवेश आएगा और इसी प्रकार से प्रतिकर्षण बल के कारण वापिस फैल जाएंगे। तो इस युक्ति का ये दोष हुआ कि बता नहीं सकती अपने को कि छड़ पर धनावेश था या ऋणावेश था। लेकिन यदि हमें पहले से कोई छड़ ज्ञात है कि उस पर कौन सा आवेश है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक छड़ है जिस पर हमें पहले से पता है कि धनावेश है और इसको हमने चकती से स्पर्श करवा दिया और स्पर्श के बाद ये स्वर्ण प्रपत्र फैल गए हैं। इसके बाद हमने एक अज्ञात छड़ ली है जिस पर हमें पता नहीं है धनावेश है या ऋणावेश है, या तो उस पर धनावेश है या ऋणावेश है, दोनों में से एक आवेश तो है लेकिन है कौन सा ये नहीं पता। तो हमने जैसे ही अज्ञात छड़ को स्पर्श करवाया, अज्ञात छड़ को स्पर्श करवाया तो दो क्रियाएं हो सकती है, एक तो स्वर्ण प्रपत्र और ज्यादा फैल जाएं और एक थोड़े सी गुड़ जाएं। अगर वो फैल जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि धनावेश और ज्यादा आया, और धनावेश और ज्यादा तभी आ सकता है यदि अज्ञात छड़ पर धनावेश ही हो। तो अगर वो फैलते हैं तो इसका मतलब अज्ञात जो छड़ है वो कौन सा आवेश धारण करती है, धनावेश। और अगर वे सिकुड़ते हैं इसका मतलब धनावेश में कमी हुई है, और धनावेश में कमी तभी हो सकती है यदि अज्ञात छड़ ऋणावेशित हो। तो अज्ञात छड़ ऋणावेशित होगी, इसीलिए धनावेश में कमी होगी और स्वर्ण प्रपत्र थोड़े सिकुड़ जाएंगे। आगे का टॉपिक है अपना आवेश का मात्रक। एसआई पद्धति में मात्रक आवेश का कूलाम काम में लिया जाता है। और मात्रक भी है, एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, एक पिको नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम, एक पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। ये छोटे मात्रक हैं जो यूज में आते हैं। सीजीएस पद्धति में भी आवेश का मात्रक है, वो है स्टेट कूलाम। इन दोनों में रिलेशन जो है, संबंध जो है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम है, स्टेट कूलाम। एक बड़ा मात्रक भी है इसका, एक अन्य मात्रक है, बड़ा मात्रक है, वो है एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,500। इससे आगे आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के मुख्य गुणधर्म, आवेशों की योज्यता, दूसरा आवेशों की निश्चयता, और तीसरा आवेश संरक्षण, और चौथा है आवेश का क्वांटीकरण। छोटे छोटे पॉइंट है, समझते हैं थोड़ा। योज्यता का मतलब आवेशों को जोड़ना, आवेशों को जोड़ा कैसे जाएगा, उदाहरण से समझते हैं। एक वस्तु है, इसमें मान लीजिए यहां पड़ा है प्लस का 2 कूलाम, क्यू मतलब कूलाम, सॉरी प्लस का 2 कूलाम, कूलाम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पड़ा है मान लो -3 कूलाम, और एक पड़ा है प्लस का 4 कूलाम। तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे? तो कुल आवेश अगर हमें इसमें से ज्ञात करना है, कुल आवेश निकालना है, तो कुल आवेश निकलेगा सभी आवेशों के बीजगणितीय
योग से, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग कैसे होगा? देखिए, कुल आवेश Q अपने को निकालना है तो वो निकलेगा प्लस का 2 कूलम, माइनस का 3 कूलम और प्लस का 4 कूलम। इन सभी को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 और 2 6, 6 में से 3 गए, 3 कूलम, वो भी प्लस का। ये हो गया कुल आवेश। आवेशों की योज्यता का मतलब है आवेशों को जोड़ा कैसे जाएगा। तो किसी निकाय में स्थित सभी आवेशों का हमें बीजगणितीय योग कर देना है और क्या निकल जाएगा? कुल आवेश निकल जाएगा। निश्चयता का क्या मतलब है? सिंपल सा है, गतिमान आवेश का मान, वैल्यू बराबर होगा विरामावस्था में स्थित आवेश की। सीधा सा मतलब है, आवेश गति करे चाहे रुका रहे, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गतिमान आवेश और विरामावस्था में स्थित आवेश का मान समान बना रहता है। लेकिन द्रव्यमान के लिए ऐसा नहीं होता। द्रव्यमान गतिमान अवस्था में बढ़ जाता है। अगर वस्तु गतिमान है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है, और वस्तु का वेग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। विरामावस्था में द्रव्यमान उसका न्यूनतम होगा। आवेश संरक्षण का क्या मतलब है? संरक्षण का मतलब है कि आवेश न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न होता है। सिर्फ और सिर्फ होता क्या है? आवेश न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कैसे स्थानांतरण होता है। कुल आवेश संरक्षित रहता है, ये कैसे संभव है? हमने ये एक विलगित निकाय लिया है। विलगित निकाय, इसका बाहर से संपर्क नहीं है। इसकी विलगित निकाय के अंदर एक हमने छड़ रख दी और एक हमने रेशम का कपड़ा रख दिया। पहले ये हम इस उदाहरण पर चर्चा कर चुके हैं कि कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने के कारण इस पर धनावेश आया था और इस पर कपड़े पर ऋणावेश आया था। अब देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया है तो स्थानांतरण हुआ है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आवेशित कण है। आवेशित कण है तो इसका मतलब आवेश इधर आ गया, ऋणावेश इधर आ गया, तो इधर ऋणावेश बढ़ गया और इधर ऋणावेश की कमी होने का मतलब धनावेश आ गया है। तो स्थानांतरण हो सकता है। आप इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि ना तो इसमें से आवेश कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, अर्थात ना तो इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हुआ है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेश का स्थानांतरण संभव है। एक और उदाहरण है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अगर दोनों मिलते हैं तो एनर्जी बनती है। एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि पहले कुल आवेश अगर पहले देखा जाए तो 0 है। कैसे है? जितनी मात्रा में ऋणावेश है उतनी मात्रा में धनावेश है, तो बीजगणितीय योग करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0। हाँ, इधर फोटोन है, फोटोन, और फोटोन का आवेश जो होता है वो भी होता है 0। इसका मतलब रिएक्शन होने से पहले कुल आवेश 0 और रिएक्शन के बाद भी कुल आवेश 0, अर्थात आवेश क्या रह रहा है? संरक्षित रह रहा है। यह है आवेश का संरक्षण। महत्वपूर्ण पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण। पहले हम ये समझेंगे कि क्वांटीकरण होता क्या है।
देखिए, जब स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी राशि का, भौतिक राशि का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है, वो स्थानांतरण सतत नहीं होना चाहिए, सतत नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, टुकड़ों में विभक्त होना चाहिए, विभक्त टुकड़ों में, पैकेट में होना चाहिए। ऐसे बंडल्स के रूप में अगर स्थानांतरण हो रहा है तो हम इस आदान प्रदान को क्वांटित कहेंगे। क्वांटित प्रोसेस पर, क्वांटित प्रक्रिया होगी यह आदान प्रदान जो हो रहा है आवेश का। और इसमें इसकी जो प्रकृति है भौतिक राशि की, जो नेचर है, वो नेचर कहलाएगी क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति कहलाएगी। इसकी नेचर क्वांटम होगी भौतिक राशि की, जिसका विनिमय हो रहा है इधर से इधर। कोई भी राशि हो सकती है, उदाहरण के लिए आवेश है, जैसे आवेश इधर से इधर जा रहा है तो वह क्वांटम प्रकृति रखेगा। और छोटी से छोटी राशि जिसका विनिमय हो रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रही है, वह क्वांटा कहलाएगा उस भौतिक राशि का, उस भौतिक राशि का क्वांटा किसे कहेंगे? जो छोटी से छोटी राशि जो इधर से इधर जा रही है। उदाहरण के लिए हम इसी उदाहरण पर वापस आते हैं कि कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा जो है, ये रेशम का कपड़ा है, ये कांच की छड़ है। तो इससे इधर आवेश किसके माध्यम से आ रहा है? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इधर एक आएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का विनिमय जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है। तो इस रेशम की छड़ पर आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? इस पर जो आवेश है, आवेश Q जो है वो हो सकता है, इधर लिख देते हैं, जो रेशम के कपड़े पर जो आवेश है Q जो है वो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आया इधर से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस पर आवेश हो सकता है Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। इसी प्रकार से हो सकता है कि N इलेक्ट्रॉन आए हो तो भी आवेश जो हो जाएगा वो Ne हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर आवेश निकालने का तरीका हो गया Q बराबर Ne। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करते हैं। योज्यता का मतलब आवेशों को जोड़ना। किसी भी निकाय में कुल कितना आवेश है उसे कैसे जोड़ा जाएगा? उसमें स्थित समस्त आवेशों का कौन सा योग कर देंगे? बीजगणितीय योग कर देंगे। आवेशों की निश्चयता का मतलब है कि आवेश गतिमान हो चाहे विरामावस्था में हो, आवेश की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा कि द्रव्यमान अगर गतिमान है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन आवेशों में ऐसा नहीं होता है। संरक्षण का मतलब है कि किसी विलगित सिस्टम में, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ना तो उसमें से आवेश कम होना है ना उसमें से आवेश ज्यादा होना है, जबकि उसी के अंदर ही क्या होता जाएगा? स्थानांतरण होता जाएगा। क्वांटीकरण का क्या मतलब है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किसी भी भौतिक राशि का विनिमय होता है, वह कंटिन्यूअस सतत न होकर के विभक्त है, तो वह भौतिक राशि क्या कहलाएगी? किस प्रकृति की होगी? क्वांटम प्रकृति की होगी। तो उसका छोटे से छोटा पैकेट है, बंडल जो इसमें से विनिमय कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? क्वांटा कहलाएगा। तो आवेश में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होता है, और कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गया? आवेश का क्वांटा हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पहले से याद होगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 11th में आपने पढ़ा होगा मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। इससे भी इस बात को स्पष्ट किया जाता है। मिलिकन तेल बूंद इसको वेरीफाई करता है, प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो ये क्वांटा हो गया आवेश का, जिसका विनिमय होना है। तो अभी अभी हमने समझा कि अगर इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका आवेश हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर।
2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आवेश हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और n इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आवेश हो गया n इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु है और इस पर जो आवेश की मात्रा है वो है 1 कूलम, और हमसे पूछा गया है वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है किसी वस्तु पर वो होता है Ne। किसी वस्तु पर आवेश Ne होता है, तो आवेश की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है अपने को, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या है? संख्या। ये है संख्या इलेक्ट्रॉनों की। तो भाग लगाएंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी इस पर।